एनालिटिकल केमिस्ट्री की इस वीडियो सीरीज का आज ये 8वां वीडियो है, जिसके अंदर हम बात कर रहे हैं डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक कार्बन इन सॉइल। मिट्टी में आप कैसे ऑर्गेनिक कार्बन का डिटर्मिनेशन कर सकते हैं अगर आप सॉइल लेबोरेटरी में जाते हैं तो क्या है इस वीडियो के अंदर टॉपिक। सबसे पहले हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट बेसिक इंफॉर्मेशन के बारे में कि कौन सी बेसिक बातें तो हमें पता होनी चाहिए सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन से जुड़ी, उन्हें पहले जानेंगे। उसके बाद इस मेथड के बारे में चर्चा करेंगे, यानी वॉकली एंड ब्लैक मेथड जो 1934 में दिया गया। किन्होंने दिया? वॉकली एंड ऑफ कोर्स ब्लैक ने दिया। जैसे हम कार्बन मेथड, क्रॉनिक एसिड मेथड, है ना, और रैपिड टाइट्रेशन मेथड भी इस तरह के कई सारे नाम दे देते हैं। डाइजेशन मेथड भी कह दिया जाता है, वेट डाइजेशन मेथड ऑफ कार्बन कार्बन डिटर्मिनेशन, इस तरह की कई सारी टर्म्स के लिए इस्तेमाल कर ली जाती हैं। तो क्या है ये मेथड, इसके बारे में जानेंगे। उसकी प्रिंसिपल को जानेंगे, एपरेटस और रिएजेंट क्या क्या हमें जरूरत पड़ेगी, उन सभी चीजों को जानेंगे। प्रोसीजर क्या है इसे समझेंगे, और साथ में एट द एंड वी विल हैव अ लुक ऑन कैलकुलेशंस आल्सो, कि कैलकुलेशंस को कैसे समझना है, क्या क्या बातें हमें फंडामेंटली समझ में आनी चाहिए, उन सभी चीजों को इस वीडियो में हम कवर करेंगे। और साथ ही कहना चाहूंगा कि इस वीडियो से पहले की वीडियोस जो कि एनालिटिकल केमिस्ट्री से ही जुड़े हैं, यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, इनके डिटर्मिनेशन के मेथड भी हमने अच्छे से कवर किए हैं। साथ में बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ एनालिटिकल केमिस्ट्री और भी कई सारे जो टॉपिक्स हैं जो हम पिछले वीडियोस में कवर करते आए हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हों तो उनके लिंक ऊपर आई बटन के साथ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल होंगे, आप चाहें तो उन्हें देख सकते हैं। और हेलो दोस्त, मेरा नाम दिवाकर खत्री है और चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो बेसिक इंफॉर्मेशन में सबसे पहली बात आप ये समझिए कि द सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन यानी एसओसी इज कंसिडर्ड एज अ क्वालिटी इंडिकेटर। इसे मिट्टी का क्वालिटी इंडिकेटर कहते हैं कि मिट्टी में अगर सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन, या हम कह दें ओवरऑल कहें तो ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक मैटर के अंदर मेनली हम कहें तो सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन कहा जा सकता है। तो अगर ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा है मिट्टी में तो हम ये समझ सकते हैं कि मिट्टी की क्वालिटी बेटर होगी। क्यों हम कह रहे हैं कि क्वालिटी इंडिकेटर कहा गया है? दैट हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड नॉट ओनली द कार्बन स्टेटस इन द सॉइल बट आल्सो द रिलेटेड सॉइल प्रॉपर्टी। यानी अगर कहीं मिट्टी के अंदर ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा है तो मिट्टी का सॉइल स्ट्रक्चर, या सीधा बोल दो कि सॉइल का जो स्ट्रक्चर है वो बेटर होगा। बिल्कुल, कि एग्रीगेशन जितने अच्छे बनेंगे, जितने पार्टिकल्स आपस में जुड़े हुए रहेंगे, उसका सॉइल का स्ट्रक्चर जो है वो उतना बेटर होगा। एरेशन उसके अंदर अच्छा होगा भाई। जितना ज्यादा हम कहेंगे पार्टिकल्स के बीच में जुड़ाव अच्छा है, इसका मतलब ये होगा, हम कह सकते हैं उनके बीच का जो पोर स्पेसिंग है वो भी बेटर होगी। पानी और हवा की जो मात्रा है वो अगर बराबर रूप में होती है तो हम कहेंगे उस कंडीशन में जो हम कह रहे हैं एयर है उसका एक्सचेंज एनवायरनमेंट के साथ, यानी सॉइल एरेशन जो हम कहें वो भी बेहतर रूप में हो पाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो ऑर्गेनिक मैटर है वो सॉइल की फिजिकल प्रॉपर्टीज को अच्छे से इफेक्ट करता है, यानी सॉइल का स्ट्रक्चर, एरेशन, वाटर रिटेंशन। ऑर्गेनिक मैटर कहता है मैं खुद बहुत ज्यादा पानी होल्ड करके रख सकता हूँ। ह्यूमस के अंदर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा होती है, आप समझते हैं। तो अगर ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा होगा तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटीज बेटर होंगी। पॉल्यूटेंट को फिल्टर करना, यानी हम कह सकते हैं कि अगर हम देखें इसमें और भी अगर कहें कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म ज्यादा डेवलप होंगे सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन के प्रेजेंस में, तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो कहीं ना कहीं जो हम देखेंगे पॉल्यूटेंट्स हैं, हैवी मेटल्स हैं, उन्हें कहीं ना कहीं इंगेज कर सकते हैं, किलेट कर सकते हैं कंपाउंड के साथ। तो ये फिल्टर कर सकते हैं पॉल्यूटेंट्स को। सॉइल स्टेबिलिटी को समझ सकते हैं कि जितनी ज्यादा मिट्टी में ऑर्गेनिक मैटर उतना सॉइल का स्ट्रक्चर बेटर, तो हम कह सकते हैं सॉइल स्टेबिलिटी भी देखी जा सकती है। न्यूट्रिएंट्स की साइकिल चलती रहेंगी क्योंकि कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, ये सभी चीजें हम कहीं ना कहीं देखते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म से कंट्रोल हो रही हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कब ज्यादा होंगे? जब बायोडाइवर्सिटी ज्यादा होगी। बायोडाइवर्सिटी कब ज्यादा होगी? जब हम कहेंगे सॉइल के अंदर ऑर्गेनिक मैटर, या हम कहें ओवरऑल सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन जो है वो ज्यादा होगा। और ऑफ कोर्स ओवरऑल प्रोडक्टिविटी भी, ऑफ कोर्स, क्योंकि हम देख सकते हैं ये भी सभी फैक्टर्स अगर बेहतर रूप में होंगे तो सॉइल की प्रोडक्टिविटी भी अच्छी होगी। तो ये बेसिक बातें हैं जो आपको मुझे लगता है पता होनी चाहिए कि भैया मिट्टी में कार्बन बहुत ज्यादा जरूरी है। स्पेसिफिकली हम कहें तो एग्रीकल्चर के लिए तो बहुत ज्यादा जरूरी है। और क्या इंपॉर्टेंट है तो समझते हैं। नेक्स्ट बात ये आती है, तो पोटेंशियल फॉर इंक्रीजिंग द सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन स्टोरेज डिपेंड्स ऑन सॉइल टाइप। क्या मतलब निकला? आप जानते हैं कि स्मैक्टाइट हो या हम कहें माउंट मोरोनाइट, इस तरह की जो मिट्टी होती है उसके अंदर कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी ज्यादा होती है। और ऐसी मिट्टी जो होती है जिसके अंदर क्ले कंटेंट, या हम कहें इस तरह की क्ले होती है, वो ऑर्गेनिक मैटर के एक्यूमुलेशन को बढ़ावा देती है। उसमें ऑर्गेनिक मैटर जनरली हम देखते हैं ज्यादा एक्यूमुलेट हो पाता है। तो कहने का मतलब आप समझ गए कि अगर हम कह रहे हैं मिट्टी का टाइप क्या है, ये भी डिपेंड करता है, ये भी इन्फ्लुएंस करता है इंक्रीज ऑफ सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन को। नेक्स्ट हम देख सकते हैं कि क्लाइमेट। क्लाइमेट का मतलब ये हुआ कि अगर मैं पूछूं टेम्परेट रीजन है, एक आपसे मैं पूछूं ट्रॉपिकल रीजन है, कहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा होगा? तो टेम्परेट रीजन में ज्यादा होगा।
क्यों? क्योंकि ट्रॉपिकल रीजन में हमें पता है बारिश और धूप इस तरह की कंडीशंस ज्यादा है, ह्यूमिड रीजन भी हैं और वहाँ कह रहे हैं हम वार्म कंडीशंस भी हैं, तो वहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज हो जाएगा, और डिकम्पोज हो जाएगा तो वहाँ ऑर्गेनिक मैटर हम कहेंगे कम है, बल्कि ज्यादा कहाँ हम कहेंगे, टेम्परेट रीजन में कहेंगे अगर कंपेयर करें तो। और क्या है कि भाई सॉइल मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, कि हम कहें कि अगर मिट्टी में कह रहा हूँ कि मैं टिलेज नहीं कर रही है, नो टिल कंडीशंस है, या हम कहें कि ऑर्गेनिक मैटर का रेजिड्यू ज्यादा हम छोड़ रहे हैं मिट्टी पे, है ना, पौधे के पिछले क्रॉप के रेजिड्यूज वगैरह ज्यादा छोड़े जा रहे हैं, तो उससे ऑफकोर्स मिट्टी के अंदर ऑर्गेनिक मैटर बढ़ेगा। तो यानी सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन अगर बढ़े तो उसके लिए कई सारे फैक्टर्स जो है वो इन्वॉल्व हो सकते हैं। रेनफॉल हो गया, मॉइस्चर हो गया, इनका भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन के लेवल्स पर। बिल्कुल, रेनफॉल, मॉइस्चर, पानी जितना ज्यादा अवेलेबल है उस हिसाब से हम देख सकते हैं कि उसका डिकम्पोजिशन वगैरह अफेक्ट होगा। तो आप बेसिक बातें तो समझ गए कि भाई क्या कहना चाह रहे हैं, कि इंपॉर्टेंट बातें आपको पता होनी चाहिए। अब हमारा जो मेन फंडा है, हमारा जो मेन मेथड है ना, उसे समझने की कोशिश करते हैं। कि आपने कहा कि वो मिट्टी के अंदर जो ऑर्गेनिक कार्बन अवेलेबल है उसे कैसे जांच की जाए, तो उसके लिए एक मेथड काम में लेते हैं जिसे कहते हैं वोकले एंड ब्लैक मेथड, जिसे क्रॉनिक एसिड मेथड भी कह दिया जाता है ना, जिसे कार्बन डिटर्मिनेशन का वेट डाइजेशन मेथड भी कह दिया जाता है। तो ये क्या है मेथड, इसका क्या प्रिंसिपल है, क्या मेन फंडा है, ये बात जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहली बात यह है कि ऑर्गेनिक कार्बन इज ऑक्सीडाइज्ड विद द K2Cr2O7, पोटेशियम डाइक्रोमेट। पोटेशियम डाइक्रोमेट ऑक्सीडाइज करवा रहा है तो उसका मतलब ये खुद क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है ये K2Cr2O7, उसे हम H2SO4 के साथ मिलाकर, जैसे कि आपको सॉल्यूशन यहाँ दिखाया गया है, K2Cr2O7 और H2SO4 मिलाकर हम एक सॉल्यूशन तैयार कर रहे हैं। ये जो सॉल्यूशन है वो हमारे मिट्टी के ऊपर हम डालेंगे, और मिट्टी में जो भी ऑर्गेनिक कार्बन होगा, उस कार्बन को हम देखते हैं ऑक्सीजन मिल जाएगी। क्या समझ आई आपको बात? आपको ये बात समझ आई कि आपने कहा मिट्टी के अंदर कार्बन है, कार्बन को हम बाहर से ऑक्सीजन दे रहे हैं, किसके सहारे, K2Cr2O7 के सहारे। तो जब ये ऑक्सीजन हम देंगे तो ऑक्सीजन और कार्बन जुड़कर क्या बना लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड बना लेंगे। और जब कार्बन डाइऑक्साइड हवा में निकल जाएगी तो अब क्या हुआ, तो हमें कैसे पता चलेगा, डिटर्मिनेशन कैसे हो पाएगा, यही तो फंडा है। कुछ क्वेश्चन मार्क बना आपके दिमाग में, मैं क्या बोला, मैंने बोला मिट्टी के अंदर मान लेते हैं ऑर्गेनिक कार्बन था, मैंने ऊपर से क्रोमिक एसिड डाल दिया, क्रोमिक एसिड डालने के बाद तो वो कार्बन डाइऑक्साइड बना के उड़ गया, तो कार्बन तो उड़ गया, तो कार्बन उड़ गया तो मुझे पता कैसे चलेगा कि मिट्टी में कार्बन कितना है। यही तो कॉन्सेप्ट है, यही तो समझना है हमें प्रिंसिपल के माध्यम से। तो यही कोशिश करेंगे समझने की। जैसा कि मैंने कहा कि क्रोनिक एसिड हम डाल रहे हैं, तो अब हमारे को ये समझ में आना चाहिए कि यहाँ हम एक्सेस अमाउंट में लेते हैं K2Cr2O7। लेट्स टेक एन एग्जांपल, मान लेते हैं आपकी जेब में 1000 रुपए थे, और आपने कहा कि मैं घर से बाहर निकलूंगा तो मुझे नहीं पता कि मैं कितने पैसे खर्च करूंगा, कैसे खर्च करूंगा। आप घर पे वापस आए, मैंने पूछा आपकी जेब में अब कितने रुपए हैं, तो आपने कहा कि 300 रुपए हैं। तो मैं इस बात का, या कोई भी इस बात का अंदाजा ऑफकोर्स लगा सकता है कि आपने 700 रुपए खर्च किए हैं। तो यही फंडा यहाँ लगता है, सीधी सी बात थी, कुछ बड़ी बात नहीं, इजी सा एग्जाम्पल था। हमें जब टोटल पता है ना, तो हम क्या कर रहे हैं, एक एक्सेस अमाउंट में डालेंगे क्रोमिक एसिड। एक्सेस अमाउंट में हमें पता है कि जो भी ऑर्गेनिक, एक तो छोटा सा सैंपल लेंगे हम सॉइल का, 0.5 ग्राम, ये छोटे से सैंपल के अंदर हम एक इतना क्रोमिक एसिड डालेंगे जो हमें पता है ज्यादा है। तो क्रोमिक एसिड डालने के बाद कितना क्रोमिक एसिड खर्च हो गया, ये बात हमें तब पता चलेगी जब हमें पता हो कि हमारा कितना क्रोमिक एसिड बच गया। समझ में आया क्या मैं क्या बोला? ये वही बात है कि आपने कहा मैंने तो 1000 रुपए दिए थे आपको, आपने कितने खर्च किए मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इतना जरूर पता है कि जेब में अब 300 रुपए बचे हैं। तो वो 700 रुपए खर्च हुए ना, ये अपने ऑटोमेटिकली दिमाग ने कह दिया। तो वही चीज हम यहाँ अप्लाई कर रहे हैं कि क्रोमिक एसिड मान लेते हैं 10 ml मैंने डाला, और मुझे नहीं पता कि उस मिट्टी में कितना कार्बन था, कि उस मिट्टी ने कितना क्रोमिक एसिड लिया, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इतना जरूर पता है कि एक्सेस में 4 ml बच गया। तो ऑफकोर्स समझ आ जाएगा कितना क्रोमिक एसिड खर्च हुआ, 6 ml खर्च हुआ ना। तो ये 6 ml खर्च हुआ, इस बात को निकालना इस मेथड के अंदर हम समझ रहे हैं। ये जो 4 ml एक्सेस में जो बचा, मैंने कहा ना, इसे हम टाइट्रेशन के थ्रू क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। तो आपको मेन फंडा समझ आया, यहाँ हम एक्सेस ऑफ K2Cr2O7 का सहारा लेते हैं, है ना। हमें कुछ 6 ml तो खर्च हो गया, तो हमारे इस 4 ml के सहारे पता लगाएंगे कि अच्छा 6 ml काम में लिया गया था। तो मुझे लगता है ये फंडा है जो शायद लोग नहीं समझ रहे हैं, तो मुझे लगता है समझने की जरूरत है इसे, तो मैं आपको बता रहा हूँ। क्रोमिक एसिड डाला तो उससे क्या हुआ, इससे हीट निकलती है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, और ये हीट ही है जो फिर ऑर्गेनिक मैटर को ऑक्सीडाइज करवाने में काम आती है, विच हेल्प्स इन द ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। पोटेशियम डाइक्रोमेट प्रोड्यूसेस द नेसेंट ऑक्सीजन। नेसेंट ऑक्सीजन मतलब नवजात ऑक्सीजन, नवजात ऑक्सीजन मतलब सिंगल इस तरह का ओ,
जिसके अंदर O2 नहीं, सिर्फ O, ये जो है O ऑक्सीडेशन करवा सकता है। तो ये ऑक्सीडेशन किसका होगा? कार्बन का होगा। तो आप गौर फरमाइए, 2 K2Cr2O7 के मॉलिक्यूल 3 कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहे हैं। 2 K2Cr2O7 के लोग 3 कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहे हैं, इस बात को थोड़ा दिमाग में रखना। और हमने क्या सीखा कि भाई अमाउंट ऑफ डाइक्रोमेट कंज्यूम बराबर होगा अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक कार्बन ऑक्सीडाइज। जितना हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट खर्च हुआ, उसका मतलब मिट्टी में उतना ज्यादा ऑर्गेनिक कार्बन था। फंडे समझ आ रहे हैं? आई होप आप प्रिंसिपल समझ पा रहे हैं, आई होप आपको बातें समझ में आ रही हैं। अब कुछ नोट पॉइंट के रूप में बातें आपको पता होनी चाहिए कि द एग्जैक्ट ऑर्गेनिक कार्बन कंटेंट इन द सॉइल इज अननोन। बिल्कुल हमें नहीं पता कि मिट्टी में कितना ऑर्गेनिक कार्बन है। टू मेक श्योर ऑल द ऑर्गेनिक कार्बन हैज इनफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्या बोला? टू मेक श्योर ऑल द ऑर्गेनिक कार्बन हैज इनफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वी ऐड K2Cr2O7 इन एक्सेस। हमें पता है कि 4-5 ml ही काम में लिया जाएगा K2Cr2O7 वाला सॉल्यूशन, लेकिन हम डाल कितना रहे हैं? 10 ml डाल रहे हैं, एक्सेस में डाल रहे हैं। क्यों? ताकि हमें पता है कि कितना लगेगा, पता नहीं 4 ml लगेगा कि 6 ml लगेगा, लेकिन इतना जरूर पता है कि ज्यादा से ज्यादा डाल देते हैं। कितना? 10 ml डाल देते हैं, एक्सेस में डाल देते हैं। सॉइल सैंपल बहुत छोटा लेते हैं, 0.5 ग्राम का। दिमाग में सवाल उठता है क्यों, है ना? हमारा क्यूरियस माइंड पूछता है क्यों भाई इसमें इतना छोटा सैंपल क्यों? बाकियों में तो 5-5 ग्राम ले रहे थे, किसी में 10 ग्राम ले लेते हैं, तो उसका क्या कारण है? छोटा सा सैंपल इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमारे जो हमने कहा K2Cr2O7 और H2SO4 जैसी चीज डाल रहे हैं, ये एक्सोथर्मिक एक्शन देंगे। तो ज्यादा अमाउंट में हम अगर एसिड डालेंगे, कि भाई कॉन्सेप्ट तो हमें समझ आया हुआ है कि मिट्टी ज्यादा है तो ऑर्गेनिक कार्बन ज्यादा होगा, ऑर्गेनिक कार्बन ज्यादा होगा तो हमें ज्यादा एसिड डालना पड़ेगा। ज्यादा एसिड डालेंगे तो ज्यादा हीट निकलेगी, ज्यादा हीट निकलेगी तो मैनेज कर पाना मुश्किल हो जाएगा। तो मैनेज कर पाना मुश्किल ना हो, इसलिए हम कह सकते हैं हमें सॉइल का सैंपल भी बहुत छोटा लेना होता है, और इस सफिशिएंट चीजों से हम समझ पाएंगे कि हमें क्या करना है। ओके, अब हम आगे समझ रहे हैं द एक्सेस वॉल्यूम ऑफ K2Cr2O7 इज टाइट्रेटेड बैक, जो आप कहते हैं कि हाँ भाई समझ में आ चुका है ना? क्या कहानी थी अब तक समझ आ गई है? मिट्टी के अंदर हमें क्रोमिक एसिड डालना है, हमें पता है कि क्रोमिक एसिड ज्यादा डाल रहे हैं हम, कुछ अमाउंट खर्च हो जाएगा, कुछ अमाउंट बचेगा। ये जो बचा हुआ अमाउंट है इसे टाइट्रेट बैक करेंगे हम किसके साथ? फेरस अमोनियम सल्फेट के साथ, FAS, फेरस अमोनियम सल्फेट के साथ। द प्रेजेंट इन द प्रेजेंस ऑफ H3PO4, किसकी प्रेजेंस में? H3PO4 के प्रेजेंस में, यूजिंग द फेरोइन एंड डाइफेनिल अमीन इंडिकेटर। या तो फेरोइन या फिर DPA इंडिकेटर डालना होता है। H3PO4 क्यों डालना होता है? सोचिए जरा। H3PO4 या सोडियम फ्लोराइड NaF भी लिखा जाता है, ये हम इसलिए डालते हैं ताकि हमारे जो इंडिकेटर हम डाल रहे हैं वो एकदम एग्जैक्ट सही कलर दें। और आप मत भूल करिएगा, ये मैंने जब ये किया था लैब में, तब मैं ये भूल गया था, H3PO4 डाला नहीं था मैंने। तो याद रखिएगा, डालना होता है ये। डालेंगे तभी आप देखेंगे कि डिस्टिंक्ट कलर दिखते हैं, मतलब इंडिकेटर फटाफट रंग बदलेंगे, एग्जैक्टली अपने रंग बदल बदल के दिखाएंगे कि हाँ भाई, क्योंकि इनके अंदर शायद H3PO4 के अंदर फ्लॉक्यूलेटिंग इफेक्ट होता है, तो अच्छे से हम देखते हैं इंडिकेटर अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाते हैं। टू डिटेक्ट द फर्स्ट अपीयरेंस ऑफ अनऑक्सीडाइज्ड फेरस आयरन, कितना फेरस आयरन जो है अनऑक्सीडाइज्ड रह जाता है उसको हम जज कर पाते हैं किससे? H3PO4 से। अब अनऑक्सीडाइज्ड फेरस आयरन कैसे पता चलेंगे? जब हमें पता हो जो कि रिलेट कर रहे हैं हम, द वॉल्यूम ऑफ K2Cr2O7 कैन बी फाउंड आउट व्हिच इज एक्चुअली रिक्वायर्ड टू ऑक्सीडाइज द ऑर्गेनिक कार्बन। तो हम टाइट्रेशन से ये पता लगा रहे हैं कि कितना K2Cr2O7 के साथ अभिक्रिया हो रही है, उससे पता चलेगा कि हमारा ऑर्गेनिक कार्बन कितना था। ये चीज हम कैलकुलेशन में समझेंगे। आई होप कुछ दिमाग में क्लैरिटी मिली होगी, कुछ आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। और भी बहुत सारी चीजें हैं, धीरे धीरे चीजों को समझते हैं। कुछ रिएक्शंस बताइए हैं भैया कि K2Cr2O7 H2SO4 सब रिएक्शन करके, ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, ऑक्सीडेशन वाला पॉइंट। इन दोनों को ऐड करते हुए एक रिएक्शन ये भी बता दी गई है, जो कि यही बता रही है कि कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया, जो कंपाउंड बनने थे वो बन गए। टाइट्रेशन के अंदर हम क्या कह रहे हैं कि भाई पैरास अमोनियम सल्फेट जो है वो टूट जाएगा, इस तरह से टूट टूट कर ऑक्सीजन निकालेगा ये भी, और ये जो H2SO4 और ऑक्सीजन है मिलकर इस तरह के कंपाउंड बनाएंगे। और ये भी बताया कि डाइफेनिल अमीन जो आपको अभी हम बताएंगे, DPA जो है वो कैसे हम देख सकते हैं ऑक्सीजन के कारण वॉयलेट कलर का हो जाएगा। सॉल्यूशन मैंने आपको यहाँ दिखाया भी था, पहले वॉयलेट होता है, बाद में जब टाइट्रेशन करवाते हैं, टाइट्रेशन के बाद ये सॉल्यूशन कैसा हो जाता है? ग्रीन कलर का हो जाता है। याद रखिएगा, पहले कैसा होता है? वॉयलेट, उसके बाद कैसा होता है? ग्रीन हो जाता है। लेकिन अभी हम ये समझ रहे हैं कि वॉयलेट क्यों हुआ। वॉयलेट होने का रीजन यहाँ बताया कि डाइफेनिलअमीन जो है वो ऑक्सीजन लेकर डाइफेनिल बेंजाडाइइन में बदल जाता है, इस कारण से वॉयलेट होता है। नॉट सो इंपॉर्टेंट, कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये बात। ये रिएक्शन आप याद रख लें तो मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है कि ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक कार्बन जो है, तो उन रिएक्शन से ज्यादा मुझे लगता है कुछ ये रिएक्शंस भी आप याद रखें तो ये इंपॉर्टेंट है। आपको पता होना चाहिए कि यहाँ हम देख रहे हैं जो ऑर्गेनिक कार्बन है उसमें ये जो क्रोमेट आयन के साथ रिएक्शन हुई है, इससे क्रोमियम जो है +3 में बदल चुका है।
यहाँ पे +6 फॉर्म में है क्रोमियम, यहाँ +3 में बदल चुका है। ये मैंने पहले वीडियोस में भी बताया है कि क्वेश्चन आ चुका है कि कौन सा पर्टिकुलर आयन रिस्पॉन्सिबल है ग्रीन कलर के प्रेजेंस के लिए। जो आपने देखा ना ग्रीन कलर किसके कारण होता है, तो ये क्रोमियम +3 के कारण आता है। ठीक है, बैक टाइट्रेशन एक्सेस डाइक्रोमेट से कराई गई है, तो इसमें भी देखो डाइक्रोमेट एक्सेस फॉर्म में है जो वो क्रोमियम +3 में बदल गया है, क्रोमियम +3 में बदल चुका है, तो इस कारण से हम देखते हैं उसका ग्रीन रंग देखा जाता है। इस चीज को आप याद रखिएगा, ये आया हुआ क्वेश्चन है। अब बात कर रहे हैं एपरेटस की, किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी अगर आप लैब में जाते हैं। सबसे पहली चीज चाहिए होगी आपको ब्यूरेट, पिपेट, कॉनिकल फ्लास्क, मेट्रिक सिलेंडर और वेइंग बैलेंस। सबके आपको एमएल लिखे गए हैं, ये वाले एग्जैक्ट एमएल मिल जाए तो बढ़िया। 25 ml 50 ml वाली ब्यूरेट मिल जाए तो बढ़िया। 50 ml वाली बहुत इजीली मिल जाती है लैब्स के अंदर, है ना, फनल ऊपर लगा देंगे तो डालना आसान हो जाएगा। पिपेट मिल जाए 10 ml की तो बढ़िया। कॉनिकल फ्लास्क मिल जाए 500 ml का तो बढ़िया। 500 ml का याद रखिएगा। आप देखेंगे कि जो बाकी हमने मेथड्स पढ़े थे उसमें 150-200 ml के जो फ्लास्क हैं उनसे काम चल जा रहा है, लेकिन यहाँ हमें 500 ml की जरूरत पड़ेगी। क्यों? क्योंकि हम यहाँ एक्सोथर्मिक प्रोसेस जो हमने देखा, जो हमने स्ट्रॉन्ग एसिड देखे, उनको डाइल्यूट करने के लिए 200 ml पानी भी डालेंगे। 200 ml पानी भी डालेंगे, इसलिए हमें बड़ा फ्लास्क लेने की जरूरत है। तो 500 ml वाला फ्लास्क लेने की जरूरत है। वेइंग बैलेंस की जरूरत पड़ेगी और साथ में मेजरिंग सिलेंडर, जैसा कि आप देख सकते हैं 50 ml का हो, वो भी जरूरी है, क्योंकि हमें कुछ अभी केमिकल्स बनाने हैं। केमिकल्स कौन कौन से बनाने हैं, तो डब्बे ढूंढेंगे पहले जा जाके। सबसे पहला डब्बा ढूंढिए, मतलब ऐसा केमिकल्स ढूंढिए जिसके अंदर पोटेशियम डाइक्रोमेट हो, उसका एक नॉर्मल सोल्यूशन बनाना है हमें। फेरस अमोनियम सल्फेट का डब्बा ढूंढिए, H2SO4 की बॉटल ढूंढिए, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड की बॉटल ढूंढिए, वो नहीं मिल रहा तो सॉलिड सोडियम क्लोराइड ढूंढिए, और साथ में डीपीए इंडिकेटर भी ढूंढिए। आपने कहा दिवाकर, आपने 5 चीजें बोली और हमने लैब में वो चीजें ढूंढ ली। अब ढूंढ लेने के बाद हमें बताओ कि सॉल्यूशन कैसे बनाना है। तो एक नॉर्मल बनाना है तो आप क्या करो, एग्जैक्टली 49.04 ग्राम K2Cr2O7 लीजिए। अब इसका मॉलिक्यूलर वेट देखेंगे ना K2Cr2O7 का, तो वो 49 नहीं होता, बड़ा सा मॉलिक्यूलर वेट, आई थिंक 300 समथिंग होगा। तो उसके अंदर हम 6 का भाग लगाएंगे, वैलेंसी का भाग लगाएंगे, तब जाके हमारे पास ये इक्विवेलेंट वेट निकलता है 49.04 ग्राम। अब इतना ग्राम को जब हम 1 लीटर में मिलाएंगे तो हमें मिलेगा एक नॉर्मल पोटेशियम डाइक्रोमेट का सॉल्यूशन। ऑरेंज रंग का रस, देखने में रसना सा लगता है, लेकिन गलती से मुंह में मत ले लेना, दिक्कत हो जाएगी। ये प्रिकॉशंस में लिखा भी होता है। काफी खतरनाक चीजें हैं, K2Cr2O7, H2SO4, H3PO4। ये मेथड थोड़ा सा डेंजरस है, तो इसके लिए हाथों में ग्लव्स हो, बॉडी के ऊपर वो एक एप्रन हो तो अच्छा होगा। वैसे तो हर एक्सपेरिमेंट में ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन इसमें स्पेसिफिकली विशेष कर बताया जाता है, तो आपको मैं भी बता रहा हूँ। दूसरी चीज 0.5 नॉर्मल फेरस अमोनियम सल्फेट चाहिए होगा। उसको बनाने के लिए आप क्या करेंगे, आधा नॉर्मेलिटी का चाहिए, तो मतलब हमें जो उसका मॉलिक्यूलर वेट है उससे आधा, यानी 196.1 ग्राम फेरस अमोनियम सल्फेट मिलाना होगा। हल्का सा ब्लूइश या हल्का सा ग्रीनिश कलर का होगा। एफएस आपको ध्यान रखना है कि हल्का सा ग्रीनिश कलर का पाउडर होगा, ये क्रिस्टलाइन फॉर्म होगी। ठीक है, अगर पीला पड़ चुका है तो काम का नहीं है, उसे हटा दीजिएगा। नया होगा आपके पास ये, फ्रेश आपके पास होना चाहिए फेरस अमोनियम सल्फेट। उसे लेट से आपने 600 ml पानी के अंदर मिक्स किया, उसके अंदर 20 ml आपको H2SO4 भी मिलाना है, उसे थोड़ा सा एसिडिक बनाना है, और उसके बाद उसे 1 लीटर तक वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में बना लेना है। तो मतलब 1 लीटर वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में FAS सोल्यूशन भी रेडी करना है। ये सॉल्यूशन फ्रेश होना चाहिए, लंबे समय तक रखा हुआ नहीं होना चाहिए, फ्रेशली मेड होना चाहिए। उसके बाद कंसंट्रेटेड आपको क्या चाहिए होगा, और उसके बाद H2SO4 की बॉटल चाहिए, H3PO4 यानी हम ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड की बॉटल चाहिए होगी हमें। साथ में अगर ये नहीं है, हमें दोनों चीजें की जरूरत नहीं है, अगर H3PO4 नहीं है तो हमें NaF की भी जरूरत पड़ेगी। NaF भी इंतजाम हो गया तो आप क्या करेंगे, 0.5 ग्राम NaF का इस्तेमाल करेंगे, वरना ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड की कुछ बूंदे डालनी होती है हमें, या हम आई थिंक 10 ml डालते हैं ऐसे, आई थिंक मैं आपको चेक करके बताऊंगा ऐसे। और डायफेनिल अमीन जो है उसकी भी जरूरत पड़ेगी, तो डिजॉल्व 0.5 ग्राम डायफेनिल अमीन इन 20 ml ऑफ वाटर। 20 ml पानी के अंदर 0.5 ग्राम DPA भी मिक्स करेंगे, और उसको हम 100 ml तक बना के रख लेंगे H2SO4 के अंदर। 100 ml विद कंसंट्रेटेड H2SO4। कहने का मतलब DPA के अंदर भी स्ट्रॉन्ग एसिड है, यानी H2SO4 है। तो इस तरह से आपके सामने जब रिएजेंट रेडी हो चुके हैं, तो आपने देखा 6 तरह के आपके पास रिएजेंट रेडी हो चुके हैं, आपने अपरेटस रेडी कर लिया, तो आप प्रोसेस क्या फॉलो करेंगे। तो प्रोसेस फॉलो करने के लिए मात्र 0.5 ग्राम सॉइल का सैंपल। इतना छोटा सैंपल क्यों, मैंने आपको अभी बताया था क्यों, है ना। तो 0.5 ग्राम का सैंपल लिया, उसे कॉनिकल फ्लास्क में डाला, उसके अंदर हमारा 10 ml 1 नॉर्मल सॉल्यूशन ऑफ K2Cr2O7 का 10 ml सॉल्यूशन डाला, साथ में 20 ml H2SO4 डाला। 1:2 चल रहा है ये रेशो, मुझे लगता है कोई पूछ सकता है, अगर 10 ml ये है तो 20 ml
H2SO4 डालना होगा और ये जो वो डाल के हम इसे थोड़ा सा स्विरल करेंगे। स्विरल करना मतलब ऐसे मिक्स करना है, कॉनिकल फ्लास्क में मिक्स करेंगे और उसे काफी देर तक ठंडे होने के लिए रख देंगे, पड़े रहने देंगे। एक ऐसी जगह उसे ठंडा होने रखेंगे जो इंसुलेटिंग ना हो, है ना। कहीं पे रख दिया उसे और वो धीरे 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 जब ठंडा होने लगेगा, जब नॉर्मल हो जाएगा सॉल्यूशन, नॉर्मल टेम्परेचर पर आ जाएगा, उसके बाद उसमें 200 ml डिस्टिल वाटर रखेंगे। क्यों हमने रखा है इसको आधा घंटा ठंडा होने क्यों रखा? क्योंकि जब ये जो एसिड्स और K2Cr2O7 उसके अंदर मिल रहे हैं, तब तक कार्बन डाइऑक्साइड उसमें से बाहर निकल रही होगी। जब निकल चुकी है, जब सिस्टम सेट हो चुका है, तब उसमें 200 ml पानी डाल दो। पानी डालने के बाद जो सॉल्यूशन मिला है उसके अंदर 10 ml, देखो 10 ml सही बोल रहा हूँ मैं, 10 ml हम कहेंगे 85% H3PO4 डालना है उसमें। ये स्टेप मैंने कहा मैं भूल गया था, आपको नहीं भूलना है, याद रखना है। और उसके अंदर 1 ml आप क्या रखेंगे, DPA यानी डाइफेनिल अमीन डालेंगे। बहुत कम DPA, मतलब 1-2 बूंदे डालनी होती है, 3-4 बूंदे डाल दो और वो जब आप देखेंगे सॉल्यूशन तो कैसा हो जाएगा, वॉयलेट कलर का हो जाएगा। तो सॉल्यूशन वॉयलेट कलर का हो चुका है तो उसकी टाइट्रेशन की जाएगी FAS 0.5 नॉर्मल FAS सॉल्यूशन के साथ। और जैसे जैसे टाइट्रेशन करते जाएंगे एक पॉइंट के बाद कलर चेंज हो जाएगा, कलर चेंज होके ग्रीन कलर का हो जाएगा। और इसी बात को मैंने यहाँ शब्दों में लिखा है, मुझे पॉज करके आप इसे पढ़ सकते हैं। राइट, प्रोसीजर के अंदर सेम वही बातें बताई है जो मैंने आपको अभी डायग्राम या इन फोटोज के सारे बताई। इन सभी चीजों को अच्छे से पढ़ेंगे आप तो आपको पता चलेगा वॉयलेट कलर से पहले ब्लू कलर में बदलता है, ब्लू से फिर वो ग्रीन की तरफ जाता है और अल्टीमेटली हमारे एंड पॉइंट पे कलर ग्रीन दिखाई देता है। तो ये सब मिट्टी के साथ भी करना है, ये सब हमें ब्लैंक सैंपल्स के साथ भी करना है, ये इंपॉर्टेंट है। अब बात आती है कैलकुलेशन की, जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। कैलकुलेशन के अंदर पहली बात तो ये बताते हैं कि 1 ml ऑफ 1 नॉर्मल K2Cr2O7 यानी K2Cr2O7 का 1 ml इज इक्विवेलेंट टू 3 मिलीग्राम ऑफ कार्बन। तो कार्बन की 3 मिलीग्राम के बराबर है। क्यों? ये कह रहा है कि मैं एक नॉर्मल हूं, तो कार्बन का एक नॉर्मल कैसे होगा? उसका मॉलिक्यूलर वेट देखो, कार्बन का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 6 नंबर पे आता है कार्बन, तो 12 होता है उसका मॉलिक्यूलर वेट। 12 मॉलिक्यूलर वेट, उसकी वैलेंसी कितनी होती है? 4 होती है। कार्बन कहता है मैं 4 इलेक्ट्रॉन छोड़ सकता हूँ या 4 इलेक्ट्रॉन ले सकता हूँ, तो 4 इसकी वैलेंसी होती है। तो 12/4 कितना आया? 3 आया। तो 3 मुझे लगता है इस कारण से इसका कहते हैं हम इक्विवेलेंट वेट है। हाँ बिल्कुल, इक्विवेलेंट वेट कितना है? 3 है। तो 1 ml 3 मिलीग्राम, आप यहाँ मिली में चल रहे हो तो यहाँ भी मिलीग्राम के अंदर भी मिली पे चलना पड़ेगा, तो 1 ml इज इक्वल टू 3 मिलीग्राम ऑफ कार्बन। ये आपको बात समझ आनी चाहिए। और ग्राम में अंदर लिखे तो 0.003 ग्राम कहा जाता है। इसी बात को यहाँ भी इस तरह से दिखाया गया है, 2 ml के हिसाब से 2 मोल जो है, मैंने आपको बताया था ना 2 मोल K2Cr2O7 3 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं, स्टार्टिंग में मैंने बताया था, वही चीज देखो यहाँ लिखी है। तो 588 ग्राम जो है वो 3 मोल ऑफ कार्बन यानी 36 ग्राम के बराबर होंगे। और इस तरह से इसे रिलेट किया गया है कि 2 मोल K2Cr2O7 अगर 1 लीटर में देखें तो उसकी अगर वही है ओवरऑल वेट जो है उसके अंदर इक्विवेलेंट वेट का भाग लगाया गया, तो ये 12 नॉर्मलिटी निकल आएगी, 12 नॉर्मल हो जाएगा। ये बातें आपको समझ आए तो ठीक, नहीं समझ आए तो इतना फंडा जरूर याद रखना कि भाई साहब आप ये कहना चाह रहे हो कि 1 ml एक नॉर्मल K2Cr2O7 बराबर होगा 3 मिलीग्राम ऑफ कार्बन। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जब हमें ऐसा पता होगा तब हम ऑर्गेनिक कार्बन का परसेंटेज निकाल सकते हैं मिट्टी में। अब यहाँ हम ब्लैंक में से हमारी सॉइल की जो अलग रीडिंग्स है उन्हें माइनस करते हैं। ब्लैंक जिसमें हमने सॉइल का सैंपल डाला ही नहीं, सीधा एक बीकर उठाया, उसमें K2Cr2O7 का सॉल्यूशन डाल दिया, उसमें H2SO4 डाल दिया, उसमें हमने थोड़ा स्वेल किया, ठंडा होने रखा, उसके अंदर H3PO4 डाल दिया। H3PO4 डालने के बाद उसके अंदर क्या किया हमने 200 ml पानी डाला, पानी डालने के बाद DPA डाला और DPA डालने के बाद उसकी टाइट्रेशन करा दी। ये तो ब्लैंक हो गया सब कुछ, उसमें मिट्टी डाली ही नहीं है आपने, तो ब्लैंक की एक अलग रीडिंग आएगी। उस ब्लैंक की रीडिंग जो कि वैल्यू ज्यादा होगी क्योंकि उसमें मिट्टी है ही नहीं, तो उसमें खर्च ही नहीं हुआ K2Cr2O7। और दूसरा सैंपल जिसमें हमारा K2Cr2O7 खर्च हुआ है क्योंकि उसमें तो मिट्टी थी, तो इस वजह से B-S करेंगे। हाँ, ये आपको समझ आया? बाकी सारी कैलकुलेशंस में आप S-B करेंगे, यहाँ पे B-S यानी ब्लैंक माइनस रीडिंग करते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ हम एक्सेस पे फोकस कर रहे हैं कि ब्लैंक में कुछ भी नहीं था और हम कह रहे हैं कि जो हमारा सैंपल था उसने कितनी, मिट्टी ने कितना काम में लिया, मिट्टी ने कितना कंज्यूम कर लिया K2Cr2O7, तो हमारा बचा कितना, हमारा फोकस किस पे है, बचा कितना, एक्सेस वाला अमाउंट कितना बचा। वो एक्सेस वाला अमाउंट पता करने के लिए हमने ब्लैंक माइनस एस किया है, अपॉन में ब्लैंक किया है, इनटू में हम कहेंगे 3 क्यों किया है यहाँ पे, इसलिए किया है क्योंकि नॉर्मेलिटी की बात चल रही थी कि भाई एक नॉर्मल में इतना है, तो फिर अगर आपने मान लेते हैं 2 नॉर्मल का सोल्यूशन बना रखा है तो 2 करना पड़ेगा, तो कंसंट्रेशन का मल्टीप्लाई तो करना पड़ेगा, यानी नॉर्मेलिटी इंटू 10 क्यों किया है भैया, इंटू 10 जरा सोचेंगे अगर हम,
कि हमने वॉल्यूम भी रखना पड़ेगा कि भैया 1 ml एक नॉर्मल के अंदर 3 होता है, लेकिन हमने तो 10 ml डाला था, 10 ml डाला था तो 10 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इंटू 0.003, क्योंकि 1 ml के अंदर इतना होता है, तो फिर यूनिटरी मेथड का हिसाब चल रहा है, तो 0.003 इंटू 100 क्यों किया, क्योंकि परसेंटेज निकालना है हमें, तो 100 कर दिया, अपॉन में सॉइल का वेट कितना था, मात्र 0.5 ग्राम। और इस तरह से चीज़ों को जब आप रखेंगे तब आपके पास वैल्यूज निकल के आएंगी। आप प्रैक्टिकली जब करने बैठेंगे तो हो सकता है ये आपके लिए लेस हेल्पफुल हो, कम हेल्पफुल हो, लेकिन मेरा मकसद इन वीडियोस का ये है कि आप कॉन्सेप्ट्स पे फोकस कर सकें, आपके दिमाग में क्वेश्चंस बने कि ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, आप भी ढूंढें क्वेश्चंस के आंसर्स, है ना। हो सकता है मेरी वीडियो से समझ नहीं आए तो आप अपने टीचर से पूछें, आप अपने मेंटर्स को, जो लोग आपके साथ हैं उनके साथ इस बारे में चर्चा करें कि भाई यहाँ 0.003 की क्यों गुणा कर रहे हैं, भाई यार यहाँ पे अपन बी माइनस एस क्यों कर रहे हैं, हर जगह तो एस माइनस बी कर रहे हैं, तो दिवाकर सर के वीडियो के अंदर तो ये बताया गया था, ये सही है क्या, तुझे क्या लगता है। मैं बस ये चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ लोगों के दिमाग में क्वेश्चंस बने, क्यों क्वेश्चन बनेंगे तो आंसर्स भी अपने आप कभी ना कभी निकल के बाहर आएंगे, लेकिन क्वेश्चंस बनने चाहिए, लोग क्वेश्चंस पूछें, बेटर होगा। आपके भी दिमाग में अगर ये बातें ना समझ आ रही हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं, मैं कोशिश कर रहा हूँ कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की। हो रहे या नहीं हो रहे वो तो आपके दिमाग या मेरी काबिलियत पे है कि भाई मैं करवा पा रहा हूँ कि नहीं करवा पा रहा, है ना। चलो खैर जो भी है, फालतू बातें नहीं करते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखो यही कैलकुलेशंस और इन चीज़ों को और समझाने के लिए मैंने एक चार्ट और भी रखा है आपके सामने, आप चाहें तो उसे भी पढ़ सकते हैं। लास्ट में एट द एंड एक बात और याद रख लीजिए कि ये जो आप मेथड निकाल के लाए हैं, ये कहता है, वॉकले एंड ब्लैक का मेथड कहता है कि इसकी एफिशिएंसी मात्र 76% है। मतलब अज्यूम दैट 76% ऑफ एफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीडेशन इज देयर, 100% ऑक्सीडाइज नहीं हुआ है, ये मेथड अभी भी कहता है कि 76% ही ऑक्सीडाइज होता है। सो रिजल्ट जो है उनको को रिलेट किया जाता है 1.3 से। हाइड्रोप्लेस के अंदर इस तरह से लिखा गया है ऐसे कि टोटल ऑर्गेनिक कार्बन अगर आपको निकालना है सॉइल के अंदर, तो आप सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन जो आप निकाल के लाए हो इसमें 1.33 का मल्टीप्लाई कर दो, उसमें 1.33 का मल्टीप्लाई कर लो, यानी 76% ज्यादा, मतलब क्या कहते हैं, सॉरी 33% ज्यादा बताने की कोशिश की गई है। तो 33, क्योंकि यहाँ 77% आना चाहिए एग्जैक्टली मुझे लगता है, तो 77% जो है उसका कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है, इसलिए 33% की बढ़ोतरी बताई गई है उसमें। तो 1.33 का मल्टीप्लाई अगर कर देते हो तो इस वजह से आप एग्जैक्टली सही रिजल्ट पा पाओगे। तो ये वॉकले एंड ब्लैक का एक स्टेटमेंट है जो मुझे लगता है अगर कल को एग्जाम में आ गया तो आपको पता होना चाहिए, या ये हो सकता है करेक्शन फैक्टर आपसे पूछ लिया तो आपको पता होना चाहिए। द फैक्टर 1.33 इज यूज्ड बिकॉज स्टडीज हैव शोन दैट द रिकवरी ऑफ ऑर्गेनिक कार्बन यूजिंग द वॉकले एंड ब्लैक प्रोसेसर रेंजेस फ्रॉम 60 to 86%। द मीन, एक मीन निकाला गया है रिकवरी का, उस मीन की वैल्यू कितनी बताई है 76 या 77%, और उसके थ्रू एक फैक्टर याद रखना है 1.33 का। आई होप आपको ये बात समझ आई हो। एट दी एंड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा फेमस, हर बच्चा बच्चा जानता है इसके बारे में, यानी बेमलैन फैक्टर के बारे में। बेमलैन फैक्टर कहता है कि अगर आपके पास 100 ग्राम ऑर्गेनिक मैटर है, क्या कहता है बेमलैन फैक्टर, मेरे पास 100 ग्राम ऑर्गेनिक मैटर है तो उसके अंदर 58 यानी 58 ग्राम क्या होगा, ऑर्गेनिक कार्बन होगा। बाकी क्या होगा फिर बाकी हाइड्रोजन, ऑक्सीजन या अदर दूसरे कंपाउंड या अदर दूसरे एलिमेंट हो सकते हैं, लेकिन 58 ग्राम उसके 100 ग्राम ऑर्गेनिक मैटर में 58 ग्राम ऑर्गेनिक कार्बन होगा। बात समझ आई। तो इसका मतलब ये हुआ जब आपको सॉइल ऑर्गेनिक मैटर निकालना है, बड़ी चीज निकालनी है, तो आपको सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन में एक फैक्टर का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जो कि है बेमलैन फैक्टर, जो कि है 1.724। बहुत ही फेमस है ना। 1.724 आया कैसे, तो 100 के अंदर भाग लगाएंगे 58 का तो आपके पास 1.724 आएगा। इस हिसाब से आप कह सकते हैं इस तरह से निकला है ये बेमलैन फैक्टर। आई होप आपको समझ आया होगा। आज का जो वीडियो था लैब में अगर करके देखें, लैब में अगर देखना चाहें आप होते हुए तो और ज़रूर देखें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं एक लिंक देता हूँ, हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक देता हूँ ताकि आप प्रैक्टिकली लैब में भी होते हुए ये सब चीज़ें देख सकें। मैंने नहीं बनाए हैं वो वीडियोस, लेकिन जिन्होंने भी बनाए हैं उनको मैं धन्यवाद कहूँगा कि सॉइल साइंस के सभी एस्पिरेंट्स की तरफ से, तो इसलिए उनका वीडियो में मैं शेयर करता हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप प्रैक्टिकली भी देखें। बस मुझे उन वीडियोस में यही कमी लगती है कि वो लोग कॉन्सेप्ट्स नहीं बता रहे हैं, लोग ये नहीं बता रहे हैं कि क्यों क्यों हम 0.5 ग्राम ही सॉइल सैंपल ले रहे हैं, क्यों हम H3PO4 डाल रहे हैं, क्यों 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 एनालिटिक केमिस्ट्री जो है वो क्यों से भरी हुई है, और बहुत सारे क्यों हैं जिनके जवाब मुझे भी नहीं पता, लेकिन कई सारे जो मैं कोशिश कर रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा क्यों, वाई का आंसर हम कर सके। तो ये था आज का वीडियो। किसी तरह का कोई डाउट, किसी तरह की कोई क्वेरी, किसी तरह का कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में हो तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। क्या सोचते हैं आप इस वीडियो के बारे में, कोई भी फीडबैक आप देना चाहें तो इट विल बी माई प्लेजर टू रीड दैट कमेंट, लेट मी नो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।